আপনারা নিজেদের বিশ্ববন্ধু বিশ্বগুরু বলেন। এই কঠিন সময় 33টা দেশের পাশে আপনারা গেছিলেন। স্যার मेरा टाइम है सर और कोई है नहीं स्पीकिंग। 25 मिनट है सर 25 मिनट है सर टाइम था नहीं है सर पहले स्पीकर ने बोला 25 मिनट इनके पास है স্যার আপনারা নিজেদের বিশ্ববন্ধু বিশ্বগুরু বলেন, কিন্তু এই কঠিন সময় যে 33টা দেশের কাছে আপনারা বন্ধুত্বের হাত আশা করে গেছিলেন, কজন সরাসরিভাবে আপনাদের সমর্থন করেছে আমরা তাদের ফিডব্যাক পড়েছি। কেউ কেউ আমেরিকাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে, কেউ কেউ নিউট্রাল থেকেছে, নিরপেক্ষ থেকেছে, আর কেউ কেউ মুখে কুলু পেটেছে। পহেলগাঁও কাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী 8 বার বিদেশ ভ্রমণ করেছে। কি লাভ বিশ্ব ভ্রমণ করে যখন সবাই শুধু আয়োজনে আছে, কেউ প্রয়োজনে নেই। कल अनुराग जी बोल रहे थे कि हम किसी के पास सहयोग मांगने नहीं गए, हम विवरण देने गए थे कि हम कैसे जीते। खुद का ढिंडोरा क्या पीटना, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। पराक्रमी बने, विजयी बनेंगे लोग बोलेंगे ना, आपको जाने की क्या जरूरत है इतने सारे जगह। না বিশ্ববন্ধু হতে পারলেন, না দেশবন্ধু হতে পারলেন। পেহেলগাঁওতে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, পেহেলগাঁও গেলেন না। ক্রস বর্ডার শেলিং এ পুঞ্চ রাজৌরি উড়িতে 27 জন মারা গেল, সেখানে গেলেন না। তৃণমূল কংগ্রেসের ডেলিগেশন অবধি পৌঁছে গেল পাকিস্তান বর্ডারের 4 কিলোমিটার আগে অবধি, কিন্তু আপনি পৌঁছতে পারলেন না। দেশবাসী চেয়েছিল আপনি শুধু একবার গিয়ে দাঁড়ান। অল পার্টি মিটিং হলো, আপনি সেখানে আসতে পারলেন না। আপনি ये जो बोलते हैं ना कि हमने किया है, सर आपने सिर्फ अकेले नहीं किया है, इंडियन आर्म फोर्स ने किया है, 140 करोड़ लोगों ने किया है। सर किसी का कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसका सब आता है। तो वक्त था ये हमारा। আমি এটুকুই বলতে চাই স্যার যে অ্যাক্রস অল পার্টি লাইনস আপনাদের পাশে সবাই দাঁড়িয়েছিল। বাংলাকে বছরের পর বছর বঞ্চনা করেছেন, বাঙালি এবং বাংলা ভাষাকে অসম্মান করেছেন, তারপরেও আমাদের রাজ্যবাসী, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের দল দেশের এই কঠিন সময় কোনো রকমের রাজনীতি না করে আনকন্ডিশনাল এবং আনকোয়েশ্চন সাপোর্ট দিয়েছিল ভারত সরকারকে। এবং আমাদের নেতা অভিষেক ব্যানার্জি আপনাদের পাঠানো ডেলিগেশনে গেছিলেন, ভারতের জয়গান গেয়ে এসছেন, নানান দেশে গিয়ে পরিচয় দিয়েছেন একজন জাতীয়তাবাদী এবং নিবেদিত প্রাণ ভারতীয় হওয়ার। কিন্তু তার বিনিময়ে আমরা কি পেয়েছি স্যার, এটা শুনতে হবে। তার বিনিময়ে আমরা কি পেয়েছি? আপনাদের নেতা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের বুকে দাঁড়িয়ে বলছে যে অপারেশন সিঁদুর হয়েছে, এরপর অপারেশন পশ্চিমবঙ্গ হবে। शेम ऑन यू। आप बोलते हैं ना कि ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसाती है, तो बॉर्डर में आतंकवादियों को कौन घुसा रहा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि वो भी वही कर रहे हैं, कि वो भी ममता दीदी भी कर रही है। सामने इलेक्शन है, वो भी आप बोल सकते हैं। কালকে ইলেকশন করুন, কালকে করুন। একদিকে আপনি আপনার কারিগরি টাকা, কেন্দ্রীয় এজেন্সি, কোটি কোটি ক্ষমতা, অন্যদিকে হাওয়াই চটি বাংলার মে মমতা। আমরা দেখে নেব। विषय से जान हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। जरा खुद को अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और यहां उपदेश दे रहे हैं। क्या हाल करके रखा हुआ है। ऐसी निर्मम सरकार से वहां के लोगों का भविष्य अंधकार के अंदर डूब रहा है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं है, और वे यहां उपदेश देते हैं। घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं। बेटे बेटियों के जिंदगी पर खतरे पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। सत्ता नीति के सिवा कुछ करना नहीं, और वो यहां पर हमें उपदेश दे रहे हैं। और ऐसे चिंताजनक सभी विषयों पर आंखें मूंद करके बैठे हुए वो लोग हैं।
हम विकसित भारत की जमीन मजबूत कर रहे हैं, उसको एक ताकत दे रहे हैं। एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे? बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। किस प्रकार के संस्कार और वृत्तियों से पले बड़े लोग हैं ये। आदरणीय सभापति जी, मेरे लिए कोई अनुभव मेरा बहुत पुराना है। 2002 से जब वे विपक्ष में थे तब से, और 2004 से जब वो सत्ता में आए तब से, और 2014 से मैं जब यहां आया तब से, पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, मोदी संसद का सदस्य नहीं था, एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने। 25 साल। और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा, मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए हैं, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम, बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदती है आपको।